मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते आज की सबसे बड़ी और ख़ास खबर के लिए। ख़ास खबर यह है कि साथियों, आज हम बड़े खुशनसीब हैं कि आज ऐसे व्यक्ति से मुलाकात कर रहे हैं जहां पर हमने संविधान एक रास्ता शॉर्ट फिल्म तो शुरुआत की, लेकिन संविधान को नौजवानों तक पहुंचाने का काम जिन्होंने वर्धा के कलेक्टर रह चुके, लातूर मराठवाड़े में लातूर के भी कलेक्टर रह चुके और आयुक्त बोल के जिन्होंने नागपुर शहर में एक अपना दबदबा बनाते हुए संविधान जिस तरह से हमारे बुजुर्गों ने हमारे पास दिए थे, वो संविधान को आगे किस तरह से बढ़ाया जाए। बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा संगठकों ने संघर्ष करा, तो ये सर ने खुद तालीम हासिल की, उसके बाद अपने समाज को नहीं बल्कि पूरे नौजवानों को, हर समाज के व्यक्तियों को मोती की तरह पुरावा और उन्होंने संविधान को आगे बढ़ाने का काम चालू किया। तो खोबड़ागर साहब नाम के किसी मोहताज नहीं है, हर जगह उनकी स्पीच होती है, हर जगह विद्यार्थियों में, कॉलेजों में, बड़े बड़े और पूरे इंडिया में होती है ही नहीं। वर्धा के कलेक्टर भी थे वो और बहुत अच्छा कार्य है उनका। और मैं जानता हूँ कि मेरी भी फिल्म के लिए मैंने संविधान एक रास्ते के लिए मैंने उनको निमंत्रण दिया था, लेकिन सर किसी कारण की वजह से नहीं आ सके थे। लेकिन आज परभनी में नागरिक सत्कार के माध्यम से आज वो आए हुए हैं और सबसे पहले मुझे उन्होंने फ़ोन किया कि अजमत जी कहाँ पर है आप, क्योंकि उनको ये याद है कि भाई ये व्यक्ति संविधान एक रास्ता जो फिल्म बना रहे हैं, तो एक इनके विचारों को हम आगे लेके जा रहे हैं। दिनेश वाघमारे हमारे दोस्त थे और इनके प्यारे दोस्त वर्धा शहर के अनिल नरेडी जी और सुरेश जी जो हमारे फिल्म के सह निर्माता भी है। और ख़ास बात यह है कि सर का मेरे को काफ़ी हमेशा हमारे दोनों के बीच में फ़ोन पे बातचीत होती है और इन्होंने कहते हैं कि ये किताबें अगर जनता तक, गरीब आम आदमी तक पहुंच जाए तो हम संविधान को किस तरह से आगे पहुंचा सकते हैं और किस तरह से समाज के अंदर एकात्मता के लिए काम कर सकते हैं। बाबा साहब के जो विचार थे, लाइट के खंभे के नीचे तालीम हासिल करने के बाद वो वंचित न रखते थे देश के हर वासी को। जब एक कहा जाता है कि बम्बई के अंदर जब मंत्रिमंडल की सबसे पहले देश के मंत्रिमंडल के लिए जब मीटिंग हो रही थी और बम्बई में इत्तेफाक से महात्मा गांधी जी थे, तो नेहरू चाचा और वल्लभ भाई पटेल जब उनके पास आए थे तो उन्होंने कहा था कि आपके पास एक अनमोल हीरा B.R. अम्बेडकर, ये नाम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने पहले मंत्रिमंडल में नेहरू चाचा को सौंपित किया था कि ये नाम इसलिए सौंपित किया था कि यही देश के लिए आगे लेके जाएंगे। ये ऐसा कई लोगों के मुँह से सुना गया और कई जगह पे भी लिख के आया हुआ है। तो मैं खोबरागर साहब से ये भी सवाल के बारे में पूछूंगा क्योंकि मुझे उतनी मालूमात नहीं है, लेकिन एक महान व्यक्ति जिन्होंने देश को संविधान के मार्गदर्शन पे आगे लेके चलने का काम किया और सर हम भी आपके मार्गदर्शन पे चल रहे हैं। और आने वाली जो फिल्म है संविधान एक रास्ता, समाज के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आज के हम किसी के ऊपर टिप्पणियाँ नहीं करेंगे, हम किसी के ऊपर टिक्का नहीं करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि एक उंगली सामने वाले पे जाती है, 3 उंगली हमारी तरफ जाती है। तो हम खुद की तरफ क्या कर रहे हैं ये हम जानते हैं, हम खुद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका परभनी के अंदर परभनी आज तक चैनल पे आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं सर। और कुछ हमारे परभनी वासी के लिए नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए यूट्यूब के माध्यम से क्यों नहीं होता, हमारा चैनल पूरे इंडिया पूरे वर्ल्ड देखता है, तो हम चाहते हैं कि आप कुछ अपने विचार रखें सर। नहीं, बहुत आभारी है आपके कि संविधान एक रास्ता बना रहे और ये रास्ता अभी परभनी से निकल के पूरे दुनिया में जाएगा, भारत भर जाएगा, गांव-गांव तक जाएगा, कोने कोने तक जाएगा, घर घर तक जाएगा। संविधान की जो बात है ये हमारे देश का संविधान है और जब देश का संविधान है तो सारे नागरिकों का, सारे लोगों का संविधान है। संविधान किसी धर्म का नहीं है, किसी जात का नहीं है, किसी पंथ का नहीं है, कोई सिर्फ अमीर का नहीं, किसी गरीब का नहीं, ये सबका है, जो भी भारत के लोग हैं। ये संविधान ने सबसे बड़ी देन है कि हम भारतीय होने का एहसास हमको दिलाया, पहचान दिलाई, जो आइडेंटिटी कहते हैं हम क्या है, भारतीय है। और जब बाबा साहब ने भी कहा था कि मैं प्रथमतः भारतीय हूँ, अंतिमतः भारतीय हूँ, तो जो भारतीय होने का जो फ़र्ज निभाना है, नागरिक करके फ़र्ज निभाना है, तो देश को आगे बढ़ाना है, खुद को भी आगे बढ़ाना है, समाज को आगे बढ़ाना है। और ये सब आगे बढ़ाने का जो रास्ता है वो संविधान से आता है। संविधान की जो प्रियम्बल है, जिसे हम उद्देशिका, प्रास्ताविका या सरनामा से जानते हैं, इसमें जो मौलिक विचार दिए हैं, अगर उसको हम पढ़ेंगे और उसको समझेंगे और उस पर अगर हम अमल करेंगे तो मुझे लगता है कि हम बिल्कुल हमारे देश को मजबूत बना सकते हैं
बनेगा, शक्तिशाली देश बनेगा। आखिर हर देश का और देश के नागरिकों का यही इच्छा होती है कि हम सुखी समाधानी हो, हमें एक इंसानियत की ज़िंदगी मिले, हमें सम्मान की ज़िंदगी मिले, हमारा समाज प्रगत रहे, कोई भूखा ना रहे, कोई बेघर ना रहे। तो ये जो विकास की नीति है जो संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में है, तो ये समझने की ज़रूरत है। तो बहुत सारे लोगों को ये देश का संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ पूरी तरीके से, जिसे हम प्रजासत्ता कहते हैं। लोगों की सत्ता शुरू हो गई, फिर भी बहुत सारे लोगों को संविधान क्या है मालूम ही नहीं। क्या है संविधान? लोग ये समझते हैं कानून की किताब है, कुछ लोग ये समझते हैं कि ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखी इसलिए ये SC ST वालों के आरक्षण की किताब है। ये देश का संविधान है। ये संविधान हम सबको अधिकार देता है, हक देता है, कर्तव्य बताता है। ये हमारे लिए है। वो किसी शायर ने अच्छी तरीके से कहा कि कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना मुझे, मैं तुम्हारी बेमिसाल उलझनों का मुकम्मल समाधान हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ। तो हर इंसान के जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ हो उसका समाधान कहाँ है? संविधान में। तो कभी फुर्सत क्यों है? सरकार को कभी फुर्सत मिली नहीं, लोगों को भी फुर्सत मिली नहीं है, समाज के बुद्धिजीवियों को भी फुर्सत मिली नहीं। हमें फुर्सत मिली 2005 में। तो मैं नागपुर जिला परिषद के CO के नाते, मैं कोई संविधान का तज्ञ नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया और स्कूलों के दीवारों में प्रियम्बल को लिखवा के रोज़ पढ़ना शुरू किया। सिंपल काम, बिना पैसे का काम। ऐसा है कि कोई एक बुनियादी अच्छी चीज़ शुरू करने के लिए तज्ञ होना ज़रूरी नहीं है। अगर मुझे संविधान ने मौका दिया, मैं संविधान का लाभार्थी हूँ। इस देश के प्रशासन में जितने भी लोग हैं वो सारे संविधान के लाभार्थी हैं, क्योंकि संविधान है, UPSC है, नौकरियां है, संविधान में आर्टिकल है, उसे मौका मिला उनको। उसके बाहर किसको क्या मिला है? मैं किसी को नहीं मिल सकता। चाहे कोई MP बने, MLA बने, प्राइम मिनिस्टर बने, मुख्यमंत्री बने, जो भी बने, संविधान के बाहर किसी को कुछ नहीं मिलता। तो ये अगर संविधान ने आपको मौका दिया है तो आपको संविधान से ऑनेस्टी होनी चाहिए, आपकी लॉयल्टी होनी चाहिए, आप संविधान निष्ठ होने चाहिए, प्रामाणिक तो होनी चाहिए संविधान के साथ में, और काम करना चाहिए। तो पहले समझो, समझेंगे तो आपको उसका महत्व। और जो गैर समझ ये जो लोगों ने फैला दिया है कि एक संविधान तो ये डॉक्टर BR अम्बेडकर तो वो अस्पृश्य जमात के जाति के, इसलिए वो संविधान सिर्फ SC ST का आरक्षण, ये जो बहुत सारी चीज़ें लोगों में एक क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है। पढ़ने से समझ में आएगा, पढ़ोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। और समाज में हमेशा ऐसा एक वर्ग होता है कि जो एक जाति वर्चस्व से काम करने लगता है और वो नहीं चाहता कि संविधान की समानता लोगों को समझ में आए, संविधान की स्वतंत्रता का जो मौलिक विचार है समझ में आए। नहीं चाहता है कि ये न्याय की व्यवस्था उनको समझ में आए। ये नहीं चाहता है कि ये समाज का जो पिछड़ा वर्ग है, जो माइनॉरिटी का भी वर्ग है, वो बराबरी में आए, नहीं चाहता है। और नहीं चाहने की वजह से वो चाहता है कि भाई ये संविधान के बारे में लोगों को जागृति नहीं है, नहीं होना चाहिए। क्यों बताए? अब सरकार इतने कैंपेन चलाई, तो कभी सरकार ने संविधान का कैंपेन 1950 से चलाया? नहीं चलाया। हमने कोशिश की 2005 में नागपुर के जिला परिषद और बाद में सारे स्कूलों के दीवारों में प्रियम्बल लिखवा और रोज़ पढ़ना। और 26 नवंबर 2005 में हमने संविधान दिन की रैली निकाली और संविधान दिन सेलिब्रेट किया। बाद में महाराष्ट्र सरकार ने किया, महाराष्ट्र के सारे स्कूलों में, और 2015 से भी पूरे देश में प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया। उनको बाद में समझ में आया कि ये संविधान को अपने पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि जब तक तुम्हें कर्तव्य की जान ना हो तो तुम अपने हक की रक्षा नहीं कर सकते। हक, अधिकार और तुम्हारे ड्यूटीज़, कर्तव्य दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। इसकी रक्षा करना है हक की तो कर्तव्य करना पड़ेगा। अब मुझे हक मिला है, मैं IAS ऑफिसर बनाऊं, तो मेरा कर्तव्य क्या है कि मैं संविधान की जो नीति है, उससे जो बना कानून है,
उससे जो बनी योजनाएं है, उससे जो बना कोई भी प्रोग्राम गवर्नमेंट का, मैं ईमानदारी से लागू करूं। संविधान तो ईमानदारी बताता है ना। संविधान क्या शोषण बताता है कि नहीं बताता? संविधान तो ये कहता है कि किसी का शोषण ना करो। न्याय की संकल्पना क्या है कि शोषण ना करो, भ्रष्टाचार ना करो, इंसान की इंसानियत को मानो, संवेदनशीलता से उसके साथ में काम करो, उसको मदद करो। वेलफेयर स्टेट जो है संविधान की, ये सारी जो बुनियादी चीज़ें है, ये बुनियादी चीज़ें संविधान पढ़ने से समझ में आती। और इसलिए स्कूल से शुरू होने से क्या होता है कि स्कूल में पढ़ोगे तो घर तक जाएगा। स्कूल में हर जाति धर्म पंथ के लोग, हर इकोनॉमिक स्ट्राटा के, सोशल स्ट्राटा के लोग स्कूल में पढ़ाई करते हैं। वहाँ अगर आप संविधान पढ़ाओगे धीरे धीरे समझ में आएगा, जैसे जैसे आप ऊपरी क्लास में चलते जाओगे। लेकिन एक कोई नया कैंपेन अगर स्कूल में आपने शुरू किया तो घर तक जाता है, माँ बाप तक जाता है। बच्चा माँ बाप को पूछता है कि हमने स्कूल में, बताता भी है, हमने स्कूल में संविधान का प्रास्ताविका पढ़ना शुरू किया। अगर पिताजी को नहीं मालूम तो पूछे कि संविधान क्या है। बच्चा ये भी कह सकता कि आप मुझे समझाओ ये संविधान क्या है। तो पिताजी को नहीं मालूम तो वो किताब तो लेके आएगा इस बहाने। अगर हम उसको इस तरीके से सोचे कि उसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो वो किताब लाएगा, खुद पढ़ेगा, बच्चों को समझाएगा, हाँ ये देश का संविधान है। तब हम भारत के लोग प्रियम्बल से पढ़ेगा तो हम में तो सारी चीज़ें हैं। मैं भारत का ऐसा नहीं है ना, हम भारत के लोग हैं। हम में कोई जात नहीं, धर्म नहीं, पंथ नहीं, हम में भाईचारा है। हम में भाईचारा है, किसी जात धर्म का हो, लेकिन हम हैं सब। हम जैसे घर में हम 5 लोग हैं, इकट्ठा है, ताकत है हमारी। घर को अच्छा बनाने की ताकत है, वैसे समाज को अच्छा बनाने की, देश को अच्छा बनाने की। तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत बुनियादी चीज़ है। संविधान को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, अमल करना चाहिए। ये जो व्यवस्था है संविधान को चलाने वाली, जो हमेशा कहते हैं कि लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियरी, ये भी लोग कौन है? वो भी तो भारत के लोग हैं। ये कोई बाहर से थोड़े आए हुए नागरिक है। उनको मौका मिला जुडिशियरी में जाने का, उनको मौका मिला कार्यकारी यंत्रणा सिविल सर्विस में आने का, उनको मौका मिला ग्राम पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक लोक प्रतिनिधि बनने का। तो ये संविधान की वजह से मौका मिला। अगर वो संविधान के साथ में ईमानदारी से पेश आए तो चीज़ें बदलती है, बिल्कुल बदलेगा। ये संविधान तो बदलाव लाता है, ईमानदारी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इसका जो प्रचार प्रसार है, जैसे कि आप अभी संविधान का एक रास्ता इस नाम से एक फिल्म बना रहे, तो प्रचार प्रसार होगा कि वो देखेंगे लोग, समझेंगे लोग, और उसका इम्पोर्टेंस समझ में आएगा कि नहीं, हमें इस रास्ते से जाना है, हमें संविधान के रास्ते, संविधान एक रास्ता, संविधान के रास्ते से जाएंगे तो हमारा अंतिम ध्येय क्या है कि हम हमारे देश को मजबूत बनाएंगे, हमारा देश भाईचारे का बनेगा, हमारे देश की अखंडता रहेगी। तो ये हमारा गोल है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो ये संविधान में ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है और उसके मार्ग बताए हैं कि हमें गरीब से गरीब आदमी को सम्मान देके उसको मौका देना है। मौका देने का प्रावधान भी संविधान में है। तो इसलिए इतना महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी ऐसा है कि देश के आज भी 80-90% लोग संविधान को नहीं जानते। हाँ, तो सरकार का और हमारा फर्ज बनता है कि हम लोगों तक संविधान लेके जाएं। ये काम तो सरकार का, लेकिन आप बहुत सरकार का है, ठीक है, हम भी सरकार में थे तो हमने कोशिश करी है। तो महाराष्ट्र में हुआ, देश में हुआ, आज 26 नवंबर को पूरे देश के स्कूलों में, कॉलेजेस में, विद्यापीठ में और कार्यालयों में प्रियम्बल तो पढ़ा जाता है। कम से कम वो शब्द तो आते हैं कि हाँ, हम भारत के लोग, हम भारत को सार्वभौम बनाएंगे, हम समाजवादी बनाएंगे, हम उसको लोकतंत्र तक बनाएंगे, हम उसको धर्मनिरपेक्ष बनाएंगे। और नागरिक को क्या देंगे? तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय भी देंगे, हम उसका स्वतंत्र विचारों का देंगे, हम उसकी प्रतिष्ठा करेंगे, हम उनको अवसर देंगे, मौका देंगे। ये सारी चीज़ें प्रियम्बल में है। कितना प्रिसाइज है, वो तो अम्बेडकर प्रियम्बल है वैसे देखा जाए तो। वो प्रियम्बल को हमने कहना चाहिए
13 दिसंबर 1946 ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इन्होंने वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन संविधान सभा में रखा था, लेकिन जो रिफाइन होके आया वो अंबेडकर का प्रियम्बल है। समता स्वातंत्र बंधुता ना, वो बुद्ध का संदेश है उसमें। और हम हमेशा दुनिया में जाके कहते कि हम बुद्ध की भूमि से आए, तो बुद्ध ने क्या बताया? शांतता, मानवतावाद, धर्मनिरपेक्षता, बुद्ध में कोई जातिवाद नहीं है, न्याय, समता, स्वातंत्र, बंधुता, वो संविधान में है। तो फिर आप पढ़ो उसको अपना। तो मेरे हिसाब से प्रशासन में जो लोग काम करते हैं, ये जो 3 वर्ग है, ऑर्गन्स है, इनको संविधान सही तरीके समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अधिकार इनके पास में है। आप अधिकार का सही इस्तेमाल करेंगे तो शोषण कम होगा। मैं ये नहीं कहता कि 100% ख़त्म हो जाएगा, कम होगा। हमें दूसरों का दुख हमारा दुख, ये भावना जब पैदा होगी तब हम ईमानदारी से काम करेंगे। हम अपने स्वातंत्र्य के लिए दूसरों का स्वातंत्र्य का इम्पोर्टेंस अगर समझेंगे तब हम उनको स्वातंत्र्य देंगे। समानता का तभी मतलब रहेगा कि भाई वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, तो मैं उसको इंसानियत के साथ मैं उसके साथ व्यवहार करूँ, तब तो संविधान की बात होगी। एक सवाल है कि संविधान को हम इतना मानते हुए भी प्रशासन में भ्रष्टाचार क्यों होता है? तो वो उसकी एक तो मैं तो ये कहता हूँ कि प्रशासन में भ्रष्टाचार इसलिए होता है कि वो संविधान को मानते ही नहीं ना। संविधान का कानून का वो ऑपरेटिव पार्ट करते हैं। शपथ तो लेते हैं ना, जब संविधान की सही है, शपथ लेते हैं। कैसे है कि हमारे देश की जो व्यवस्था रही, सामाजिक व्यवस्था, वो लेन देन की व्यवस्था रही है। मैं मंदिर में जाता हूँ, मैं पूजा करता हूँ, मैं कुछ ऑफर करता हूँ, भगवान मुझे ये दे दे, मैं तुझे कुछ दूंगा। वो लेन देन वाली जो बात है ना, वहीं से शुरू हुई है। तो ये विषमतावादी व्यवस्था कब से है देश में? पहले से। तो ये विषमतावादी व्यवस्था को संविधान ने समानतावादी व्यवस्था में लाया। तो ये समानतावादी व्यवस्था तब मजबूत होगी कि हम ये विषमतावादी व्यवस्था को नकारेंगे। तो नकारने का जरिया क्या है? संविधान का अधिकार मिला। हर इंसान की अपनी एक अंतर्गत ये एक इच्छा रहती है कि मैं मेरे अधिकार को, मेरे पावर को मैं छोड़ूं नहीं। मेरे पास पावर है ना, और पावर आना चाहिए। मेरे पास संपत्ति है, आज भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहा है? जो खुश नहीं है। अब हम बुद्ध की इतनी बात करते, तो बुद्ध ने क्या कहा था? दुख का कारण क्या है? दुख का कारण लालच है। लालच है। तो प्रशासन के या नेताओं में या कोई भी व्यवस्था हो, कोई भी व्यवस्था है, इस समाज में भी है, लालच बहुत है। लालच बहुत है। संविधान आपको लालच नहीं सिखाता, कोई भी धर्म आपको लालच नहीं सिखाता। लालच कौन सिखाता है? ये वर्ण व्यवस्था लालच सिखाती है। तो ये वर्ण व्यवस्था को आप ख़त्म करो। संविधान ने ख़त्म किया, लेकिन वर्ण व्यवस्था के लोग जो ऊंचे पद पे बैठे, वो नहीं चाहते कि हमारे हाथ की सत्ता चली जाए। प्रशासन में टॉप पे लोग हुए, जुडिशियरी में लोग हैं, पार्लियामेंट में भी लोग हैं जिनके हाथ में भी सत्ता है, इतने सालों से आई हुई है। उसको बदलने के लिए टाइम लगेगा। तो उसमें चेंज आ सकता है, क्वालिटेटिव चेंज लाना पड़ता है, उसको बदल तो होगा ना, टाइम लगेगा। परिवर्तन एक दिन में नहीं होता, इंस्टेंट नहीं है परिवर्तन, बहुत टाइम लगता परिवर्तन लाने के लिए। लोगों के माइंड में जब तक परिवर्तन नहीं होता ना, मानसिक स्वतंत्रता, बाबा साहब ने भी कहा था कि आदमी स्वतंत्र तभी होगा कि वो मानसिक दृष्टिया स्वतंत्र बनेगा, तब कि मैं ये मान के चलूँ। जैसे मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं सीओ था, मुझे क्या ज़रूरत थी संविधान स्कूल में पढ़ाने की? वो तो कोई सरकार का कार्यक्रम तो था ही नहीं ना, ये तो आउट ऑफ बॉक्स कार्यक्रम है। उसके दुष्परिणाम भी है कि संघ भूमि में, नागपुर जैसी उपराजधानी में अगर मैं संविधान स्कूलों से पढ़ाता हूँ तो किसको अच्छा लगेगा? संविधान का विरोध करने वाले लोग जहाँ बैठे वहाँ आप संविधान बताने जा रहे हो। तो काम कितना भी अच्छा हो, आपको अच्छा लगता है क्योंकि आप परिवर्तन की विचारधारा के लोग हो। जो लोग को परिवर्तन उनकी तरीके से चाहिए, और बाबा साहब ने वो नहीं मानेंगे ना। बाबा साहब ने दीक्षा भी तो नागपुर में ली थी ना। ये भी एक बड़ी बात ये है ना सर, है ना। और इस पवन भूमि धरती जहाँ संघ भूमि है वहाँ दीक्षा भूमि भी है। दीक्षा भूमि से जो काम हुआ था, वही काम को आपने, अच्छा ये जो किताब आप संविधान की जो है,
ये ऐसे कई प्रतीक मैं तो जानता हूँ कई नौजवानों तक पहुंची भी है। वो पहुँचा है। तो ये मतलब ये दिमाग में कैसा आया कि चलो कि भाई नहीं। कैसा सर, एक बात बोलो क्या, जैसा कि एक ऑफिसर रिटायर होने के बाद अपनी फैमिली देखता, क्या देखता है भाई, चलो इतने साल मैंने सेवा किया, अब अपने बच्चों के साथ अपने पोता पाती के साथ ये रहूँगा। लेकिन ये जो इतनी बड़ी काम जो आपने ये कैसा दिमाग में लाया और इसको इतने बड़े लेवल पे आप जनता तक ये कैसे तरह ऐसा है पहुंचा कि जैसे कि अपन भारतीय संविधान की कोई भी किताब लेते हैं, जो सरकारी किताब लेते हैं, तो उसमें आर्टिकल लिखे होते हैं। जी जी उससे ये नहीं समझ में आता कि उसका क्या सही मायने में मीनिंग है। जी जी संविधान को समझने के लिए उसको थोड़ी सी सिंपल लैंग्वेज में और एक ऐसे की तरह एक स्टोरी के रूप में कि अगर उसको अगर प्रेजेंट करेंगे तो शायद उसको पढ़ने में रुचि आएगी। आर्टिकल में लिखा होगा फंडामेंटल राइट, अब वो एक तो लीगल लैंग्वेज है, क्लिष्ट है, फिर वो ड्राई है, रुक्ष है ना उसमें ये। हाँ, उसमें वो कोई कादम्बरी थोड़ी है। नहीं वो तो देश की तो उपन्यास थोड़ी है। तो ये तो बड़ी काम की किताब है। वो देश का राज्य कारभार तो उसी किताब के चलता है। तो फिर मैंने सकाळ एक न्यूज़पेपर निकलता है नागपुर से, तो जब ये संविधान का कार्यक्रम चलते रहा, वहाँ के लोगों को मालूम था, तो हमने एक संविधान जागृति के लिए नागपुर के जितने भी पत्रकार, क्योंकि नागपुर से हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था, तो मैंने भीमराव रामजी आम्बेडकर संविधान सम्मान कि पत्रकारों के लिए, तो हमने 20-25 पत्रकार जो भी ये कैंपेन में मेरे साथ थे या उसको प्रचार प्रसार कर रहे थे, बढ़ावा दे रहे थे, तो हमने एक प्रोग्राम किया था, वसंतराव पुरके जी को बुलाया था और उनका पत्रकारों का सम्मान किया था। तो और सम्मान बस एक प्रमाण, एक क्या अभिनंदन पत्र देके कि भाई आपने अच्छा काम किया, आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि हर नागरिक का काम है, सिर्फ मेरा अकेले का नहीं है, सबका ही काम है। तो फिर मुझे लगा कि अपन ने सिंपल लैंग्वेज में कुछ लिखना चाहिए समझाने के लिए। उसका जैसे कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा क्या है, उसका इतिहास क्या है, ड्राफ्टिंग कमेटी का काम कैसे चला, फिर प्रियम्बल का क्या मतलब है, फिर फंडामेंटल राइट्स में जो भी 6 राइट्स दिए उसका क्या मतलब, जो काम की चीज़ है, फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है, ये जो बेसिक चीज़ है, आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 51A तक जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहलाता है, और फिर सिविल सर्विस क्या है, पब्लिक सर्विस, इतनी बेसिक चीज़ है, जो बुनियादी चीज़ है, जिसको बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का इतना भी समझ में आ जाए। तो मैंने सकाळ में हमने एक कैंपेन चलाया था जागर करके, एक स्तंभ लेखन। तो सकाळ के हमारे दोस्त थे, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आपने ये काम किया तो आप उसमें लिखिए। तो मैंने कहा मैं तो कोई संविधान का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन नहीं, बोले आप अपनी भाषा में लिखो तो अच्छा रहे। तो मैंने वो लिखा, 1 साल तक लिखा, हर 15 दिन में एक आर्टिकल लिखते थे। तो फिर पढ़ने के बाद बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि भाई अच्छा लिखा है, इसका किताब बनाओ। तो मैंने ये किताब बनाया, और ये किताब बना के फिर हम फिर बांटते रहते हैं, स्कूलों में कोई प्रेजेंट देते हैं, शादियों में भी देता हूँ मैं, लोगों को देता हूँ। आपकी प्रेरणा लेके हम जो फिल्म बना रहे हैं वो यही किताब हम जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बढ़िया बढ़िया। तो हो सकता है गोबरागर साहब जो कि संविधान के संविधान फाउंडेशन के भी संस्थापक अध्यक्ष है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ख़ास बात इनके बाद अभी हमने सुना है, उनके इसमें एक बात बहुत ख़ास सुनने मिलेगी, देश की एकता। और हम यानी एक समाज के लिए नहीं, अगर से एक लकड़ी टूट जा सकती है, लेकिन सब लकड़ियाँ एक जगह है तो टूट नहीं सकती, कोई संविधान को तोड़ नहीं सकता। इसका मैसेज उन्होंने आज हमारे इसी मार्ग से हमको दिया कि संविधान तोड़ने की जो बात करता है तो कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि इसके अंदर हर किस्म की लकड़ी है। एक लकड़ी टूट जाएंगी लेकिन पूरे लकड़ियाँ नहीं तोड़ सकते। 5 लकड़ियाँ एक जगह करके तोड़ के देखिए, नहीं टूट सकती। वही मिसाल आज इन्होंने हमको दी। और इसी प्रकार से आगे आज तक चैनल के लिए मुलाकात हर प्रकार, लेकिन ये विशेष मुलाकात आपको कल पूरे इंडिया में देखने मिलेंगी। और ये विशेष मुलाकात आपको संविधान के नाम से ही मिलेंगी, कोबरागर साहब के नाम से ही मिलेंगी, क्योंकि सर के तो कई भक्त हैं, कई लोग, पूरे समाज, उनको ऐसा नहीं एक समाज नहीं, सभी समाज, मुस्लिम समाज, क्रिश्चियन समाज, बुद्ध समाज और कई समाज के उनके साथी भी है।
और सरदार जी समाज सभी समाज के लोग उनके साथी है। तो मैं रजा लेता हूँ आपसे। जय हिंद, जय भारत। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबीन, इन्होंने मिलकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से पसंद आ रही है, हमें आपके कमेंट्स की बहुत ज़रूरत है। आपके कमेंट्स जिस तरह के भी रहेंगे, आप हमारे न्यूज़ पर कमेंट्स ज़रूर करें और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। मिर्जा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एयरफिटर, उड़ान पुल के पास, अनुषा टैकिस के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभणी। 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभणी शहर के किसी की भी जगह पर पंचर हो रही है तो आप टेंशन ना लें, ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें।